Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैट्रिक्स में अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है लास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर एंड डैश डैश। और इसमें ये देखा कि इनमें क्रम विनिमेयता नहीं होती, गुणन के लिए क्रम विनिमेयता नहीं होती, इस वजह से इनके रिजल्ट थोड़े से बदल के आते हैं, बाकी सबके मुकाबले थोड़े से रिजल्ट अलग होते हैं। नंबरों के नियम अलग होते हैं, नंबरों के नियम अलग होते हैं और मैट्रिक्सों के नियम अलग होते हैं, है ना, क्योंकि इनमें क्रम विनिमेयता नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब एक आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स पे पावर करना हो, मतलब 2 पावर करना हो, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स को अपने आप से आपको गुणा करना है, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है ना। घात का मतलब होगा गुणा करना, अगर आपको ए स्क्वायर करना है मतलब ए गुणा ए करना है। ए क्यूब है तो ए क्यूब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए को 3 बार गुणा कर लो, ए गुणा ए गुणा ए कर लो, या ए स्क्वायर निकाला हुआ है तो उसको ए से गुणा कर दो, ए क्यूब बन जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हो कि ए को आगे रख लो, ए स्क्वायर को पीछे रख के गुणा कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी करो, इससे आपका ए क्यूब आ जाएगा, इससे आपका ए क्यूब आएगा, सब कुछ ए है, सब कुछ ए है, तीनों ही ए है, तो फिर ए स्क्वायर गुणा ए करो या ए गुणा ए स्क्वायर करो या ए गुणा ए करो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक घात होगी, खुद एक पावर तो वो खुद होगा ही होगा, एक पावर तो खुद होगा ही होगा, है ना। ए की पावर एक यानी खुद, खुद मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है, ए क्यूब का मतलब है ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ फिर गुणा ए मैट्रिक्स करना है, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर आप कुछ नियम, पावर के कुछ नियम, अगर आपने ए की पावर m कर दी और ए की पावर n कर दी और दोनों की गुणा कर दी, तो ये ए की पावर m प्लस n के बराबर होगा, ये ए की पावर m प्लस n के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला और दोनों की गुणा कर दी, तो वो ए की पावर 5 के बराबर होगी। ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 5 होगा, जैसे हमारे नंबरों में होता है, जैसे हमारे नंबरों में होता है ए की पावर 2 और ए की पावर 3, तो ए की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ए की पावर m निकाल के उसकी n पावर करें, या ए की पावर mn करे, या ए की पावर n की पावर m करे, ये तीनों बात एक ही है, जैसे कि नंबरों में होता है। काफी चीजें मैट्रिक्स से वाली जो है वो नंबरों के जैसी होती है, नंबरों में भी ऐसे होता है कि 3 पावर करके फिर 2 पावर कर दो, या 2 पावर करके 3 पावर कर दो, या 2 गुणा 3 6 पावर एक साथ कर दो, वो तीनों ही बातें एक ही रिजल्ट जनरेट करती है। इकाई मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर लो वो इकाई मैट्रिक्स ही बनाएगी, इकाई मैट्रिक्स की पावर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई मैट्रिक्स पे कितनी भी पावर कर लो इकाई मैट्रिक्स हमेशा इकाई मैट्रिक्स ही रहती है ना। आई मैट्रिक्स कभी चेंज नहीं होती। किसी भी मैट्रिक्स की 0 पावर का मतलब होगा इकाई मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उस पर 0 पावर करें तो 0 पावर का मतलब होगा इकाई मैट्रिक्स। 1 पावर का मतलब तो वो खुद है, 2 पावर का मतलब ए गुणा ए करना है, 3 पावर का मतलब ए गुणा ए करना है। लेकिन अगर 0 पावर है, जैसे हमारे नंबरों में होता है 0 पावर होता है तो उसका मतलब 1 होता है, किसी भी संख्या पे 0 पावर है मतलब 1 है, वैसे ही मैट्रिक्सों पे 0 पावर है मतलब इकाई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्सों पे 0 पावर है मतलब इकाई मैट्रिक्स है। आव्यूह का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि जो पंक्तियां हैं उन्हें रो में कन्वर्ट कर दो, जो आर है उन्हें कॉलम में चेंज कर दो, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, दोनों में से कुछ भी कर लो, बात एक ही है, चीज एक ही आएगी, कोई भी एक जो ठीक लगे जो अच्छा लगे वो चेंज कर लो, इसे हम परिवर्त करना कहते हैं।
मैट्रिक्स का परिवर्त करना कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब आप परिवर्त करते हैं तो जो अवयव होता है उसके नंबर चेंज हो जाते हैं। उसके पंक्ति का नंबर स्तंभ का नंबर बन जाता है, स्तंभ का नंबर पंक्ति का नंबर बन जाता है। यानी जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपका आई जे पे जो एलिमेंट पहले रहा करता था, जो आई जे पे रहा करता था, वो एलिमेंट अब चला जाएगा ए जे आई पर। एलिमेंट तो वही रहेगा, एलिमेंट तो वही रहेगा, बस उसकी जगह मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है। यानी जो ए टू थ्री पे पहले रहा करता था, जो अवयव पहले टू थ्री पे रहा करता था, ट्रांसपोज करने के बाद वही अवयव अब थ्री टू पे पहुंच जाता है। वही मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के अवयव अपनी जगह बदल लेते हैं। हर कोई अवयव अपने नंबरों को क्रम बदल लेता है। मतलब जो 1 2 पे खड़ा है वो 2 1 पे चला जाएगा, जो 2 1 पे खड़ा है वो 1 2 पे चला जाएगा, जो 2 3 पे खड़ा है वो 3 2 पे चला जाएगा, जो 1 3 पे खड़ा है वो 3 1 पे चला जाएगा, और जो 3 1 पे खड़ा है वो 1 3 पे आ जाएगा। इस तरीके से उठापटक हो जाती है जब आप ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखेंगे, ए के ऊपर पावर टी, ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, जैसे मैंने बताया दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो रो को कॉलम बना ले, चाहे कॉलम को रो बना ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में से जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर लो। आना एक ही आंसर है। मान लीजिए मैं रो को कॉलम बनाता हूँ, मैं जो रो है उनको कॉलम बनाता हूँ, तो क्या आएगा, ये रही रो, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और एक तरफ मैं कॉलम को रो बना रहा हूँ, कॉलम को रो बना रहा हूँ। ये रहा कॉलम, मैंने लिया और इसको रो बना दिया। फिर दूसरा कॉलम लिया, उसको रो बना दिया, और मिला सकते हो दोनों, एक ही चीज आई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने में लगता है कि हाँ रो को कॉलम बनाऊंगा तो कुछ और आ जाएगा, और कॉलम को रो बनाऊंगा तो कुछ और आ जाएगा। नहीं, आप कॉलम को रो बना लो चाहे रो को कॉलम बना लो, फाइनली बनता एक ही है। फाइनली बनता एक ही है। तो ये भ्रम दूर कर लीजिएगा कि कॉलम को रो बनाना, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना। जवाब दोनों होता है। दोनों में से कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज है। दोनों में से आप कुछ भी कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है जो मैंने बता दिया, इस बात को याद रखिएगा। ये ट्रांसपोज करने के बाद ये होता है, ट्रांसपोज करने से पहले कोई अवयव यहाँ था, और ट्रांसपोज करने के बाद वो अवयव यहाँ पहुंच जाता है। बस अवयव यहाँ पहुंच जाता है, जगह उनकी जो है वो बदल जाती है। अगला, कुछ बातें कट गई, कुछ बातें, एक दो बातें कट गई है। शायद एक बात तो ये है कि ए प्लस माइनस बी, अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ है उसका ट्रांसपोज करें तो वह बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। एक तो ये वाला नियम कट गया, और एक ये वाला नियम भी कट गया कि अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस से आपकी वही मैट्रिक्स पुनः लौट आती है, वही मैट्रिक्स आपकी पुनः लौट आती है। तो ये ट्रांसपोज के कुछ गुणधर्म है, परिवर्त के गुणधर्म, ये नियम है जो परिवर्त पे लागू होते हैं। परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये कुछ नियम है जो लागू होते हैं। अगर दो मैट्रिक्सों को पहले आपने जोड़ा या घटाया और उसके बाद ट्रांसपोज लिया, या पहले ट्रांसपोज लिया फिर जोड़ा घटाया, तो ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले जोड़ घटा करके फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करें फिर जोड़ घटाएं,
एक ही बात है। तो जोड़ घटाने में और ट्रांसपोज में कोई भी लड़ाई नहीं है आपस में कि कोई पहले हो कोई बाद में हो। अगर आपने वापस 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो शुरुआत में थी। अगर आपने कोई संख्या है उससे गुणा करके ट्रांसपोज किया या ट्रांसपोज करके गुणा करते हो तो भी एक ही बात है, गुणा बाद में कर ले, पहले ट्रांसपोज कर लो। ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, ये थर्ड रूल। अगर आप मान लीजिए 2 से गुणा करना चाहते हैं और पहले 2 से गुणा कर रहे हैं, पहले 2 से गुणा करके फिर ट्रांसपोज कर लो, या ट्रांसपोज करके 2 से गुणा कर लो, एक ही बात है। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स के गुणन में थोड़ा सा नियम अलग है। अगर मैट्रिक्स की गुणा हो रही है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स की गुणा करके ट्रांसपोज करते हो या ट्रांसपोज करके गुणा करते हो तो ध्यान रखना होगा, अगर ट्रांसपोज करके गुणा कर रहे हो तो बी का ट्रांसपोज आगे आएगा, ए का ट्रांसपोज पीछे आएगा, मतलब क्रम बदल जाएगा। ये सावधानी बरतनी है। क्रम वो नहीं रहेगा, क्रम बदल जाएगा। गुणा के अंदर थोड़ी सी सावधानी दिखानी होगी कि अगर आप गुणा कर रहे हैं, गुणा करके ट्रांसपोज कर रहे हैं और एक बार आप ट्रांसपोज करके गुणा करना चाहते हैं, कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी बरतनी है कि जब आपने गुणा करते टाइम पे जो क्रम रखा था, ट्रांसपोज के टाइम पे वो क्रम बदलना पड़ेगा। मतलब आपने गुणा करते टाइम पे ए बी गुणा किया था तो ट्रांसपोज करने के बाद में बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होगा, वो क्रम को बदलना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसमें आप बड़े के लिए भी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, उन सबका हम गुणा कर रहे हैं और फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं, या पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर गुणा कर रहे हैं, तो देखो क्रम पलट जाता है, जो क्रम होता है वो पलट जाता है। सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सबसे पहले आ जाता है और क्रम जो है वो उल्टा हो जाता है। ये याद रखना है। हाँ, अलाउड करता है ये नियम आपको अलाउड करता है कि आप पहले गुणा करके फिर ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके गुणा करो, एक ही बात है। लेकिन थोड़ा सा क्रम का मामला फंसता है, उसका ध्यान रखना है। इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स तो इकाई मैट्रिक्स है, उसका तो ट्रांसपोज वही आएगा जो वो खुद है। आगे दो विशेष प्रकार की मैट्रिक्स, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह, एक है विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसका ट्रांसपोज करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर भी कोई फर्क उसमें नहीं पड़ा, वो एज इट इज जैसी थी वैसी लौट आई, जैसी थी वैसी लौट आई, तो उसको कहते हैं सममित आव्यूह। या फिर आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई ट्रांसपोज क्या करता है, जो आई जे एलिमेंट है उसको जी आई पे ले जाता है। अगर आई जे और जी आई एलिमेंट बराबर हो तो बदलाव दिखेगा ही नहीं आपको, बदलाव दिखेगा ही नहीं। जो ए आई जे पर है वही जे आई पर हो, दोनों अगर सेम जगह हो तो, क्योंकि आप ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करके आप ए आई जे को ही तो जे आई पे लिखते हैं, ए आई जे को ही तो जे आई पे लिखते हैं, और जे आई पे वही है जो ए आई जे पे। तो दोनों अगर सेम होंगे तो इंटरचेंज होकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है, अगर कोई सममित मैट्रिक्स है तो उसका मतलब उसमें हर आई जे पर, मतलब 1 2 पे जो एलिमेंट है वही 2 1 पे है, जो 1 3 पे है वही 3 1 पे है, जो 2 3 पे है वही 3 2 पे है। तो दोनों इंटरचेंज भी हुए, ट्रांसपोज के कारण इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज हुए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। एग्जाम्पल के लिए ये मैट्रिक्स ए देखो, अब इस मैट्रिक्स में हमने आप विकर्ण वाले देखो, ये विकर्ण है। अब ये जो एलिमेंट आपका है 1 2, ये आपका 1 2 है और यही आपका 2 1 है, दोनों सेम है। ये आपका 2 1 है, ये 1 3 है, यही 3 1 है, दोनों सेम है। ये आपका 2 3 है, ये आपका 3 2 है, दोनों सेम है। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज में यही होता है, ट्रांसपोज में यही होता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ जाता है, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। और ये इंटरचेंज होते हैं, ये तो सेम टू सेम है, तो इंटरचेंज जब करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखो, अब धीमा सा करके इसको ट्रांसपोज करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में आप पंक्ति उठाते हैं, स्तंभ बना देते हैं। ये पंक्ति उठाई, इसको स्तंभ बनाया, ये आ गया ए जी एच, कुछ बदला नहीं, बदला, एज इट इज आ गई। क्यों? क्योंकि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ एक जैसा है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ एक जैसा है, तो पंक्ति को ही तो स्तंभ बनाओगे, वो सेम है,
वो सेम क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि जब ये पंक्ति ये स्तंभ बनेगी तो इस पे ये आएगा, इस पे ये आएगा, इस पे ये आएगा और इस पे ये आएगा, तो ये सेम है। ऐसे ही जब दूसरी पंक्ति को, ये दूसरी पंक्ति रही, इसको दूसरा स्तंभ बनाओगे तो देखो GBF, ये भी GBF, GBF, GBF। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओगे तो HFC, HFC। तो इसलिए ट्रांसपोज का कोई फर्क इन पे दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस पे ट्रांसपोज का कोई फर्क न लगता हो, ऐसी मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह। ठीक है, उसके बाद होता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज करने पर आपको ए प्राप्त नहीं होता, ए का माइनस प्राप्त होता है। ए नहीं बल्कि ए का माइनस प्राप्त होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इस मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो आपको AIJ पर जो एलिमेंट है और जो GI एलिमेंट है वो दोनों होते तो नंबर वाइज सेम है, परंतु चिन्ह वाइज अलग होते हैं, क्योंकि माइनस का अंतर बना रहता है, माइनस का अंतर बना रहता है। तो जो AIJ पर है वही GI पर होता है, परंतु माइनस का अंतर रहता है, माइनस के अंतर से आता है। यानी ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज करने पर वो नंबर बदलेंगे, लेकिन दोनों में माइनस का अंतर होगा, माइनस का अंतर होगा। यानी यहाँ पे जो होगा विकर्ण इनका 0 0 0 होता है। विषम सममित मैट्रिक्स का विकर्ण हमेशा 0 होता है। और यहाँ जो भी एलिमेंट होगा, जैसे G है तो यहाँ आपको -G मिलेगा। यहाँ अगर माइनस का H है तो यहाँ प्लस का H मिलेगा। यहाँ माइनस का F है तो यहाँ प्लस का F मिलेगा। यानी हर आपको विपरीत एंड पर माइनस का चिन्ह सहित मिलेगा। ये देखो, एक प्लस है तो एक माइनस है, एक प्लस है तो एक माइनस है। विकर्ण इनका 0 होता है। विकर्ण बेचारा फंस जाता है, इस वजह से 0 होता है। विकर्ण इसलिए फंस जाता है कि ये जो शर्त आपने बोली है, इस शर्त के अनुसार कि जो IJ पर है वो GI पर वही होना चाहिए और माइनस का अंतर होना चाहिए, वही होना चाहिए और माइनस का अंतर होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या दिक्कत आ जाती है कि जब आप विकर्ण के अवयव निकालने जाते हैं, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयवों की खासियत है कि उनमें I और J बराबर होता है। विकर्ण के अवयवों में I और J बराबर होता है, और I और J बराबर होने की वजह से उनको पलटने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं रह जाते हैं। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि सेम जगह पे ही प्लस का अवयव होना चाहिए और सेम ही जगह पे माइनस का भी होना चाहिए। तो बाकी सबकी तो जगह दो जगह है, जैसे A12 है एक जगह है, 21 दूसरी जगह है। तो एक जगह प्लस आ जाएगा, एक जगह माइनस आ जाएगा। एक जगह 12, एक जगह 21, एक जगह 12, एक जगह 21, दो जगह होगी। तो दो जगह होगी तो एक जगह प्लस आ जाएगा और एक जगह माइनस आ जाएगा। A13 तो A13, A31 तो एक जगह प्लस आ जाएगा, एक जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन A11 का पलटना भी A11 ही होता है, वो तो एक ही जगह है। अब एक ही जगह आप कह रहे हो प्लस भी होना चाहिए और माइनस भी होना चाहिए, तो फिर एक जगह दोनों चीज हो नहीं सकती। सिर्फ 0 ही एकमात्र ऐसा है जो दोनों हो सकता है, तो वो 0 बन जाता है। ये देखो, ये हो गया, दोनों एक तरफ हो गए, 2AII बराबर 0, जिससे आपको AII बराबर आ गया 0। यानी जिनके नंबर सेम होंगे, जिनके I और J नंबर सेम होंगे, वो विकर्ण में होते हैं। विकर्ण के अवयवों में ही I और J सेम होते हैं, तो विकर्ण के अवयवों के पास बेचारों के पास फंस जाएंगे और 0 के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो वो एकमात्र होंगे 0 0 0। तो इसलिए हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स का विकर्ण सदैव 0 हो जाता है ना। सममित को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सममित में ऐसी कोई शर्त नहीं है। सममित में है कि जो AIJ हो वही JI होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बस। तो खुद के बराबर तो होता ही है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो चल जाएगा। यहाँ तो शर्त ये लगाई कि एक प्लस और एक माइनस हो, इस वजह से फंस गया कि जो IJ पर प्लस है तो JI पर माइनस होना चाहिए। अब कोई एक ही जगह है तो वहां प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए, दोनों हो नहीं सकते, तो 0 हो जाएगा। अगला, इनके कुछ गुण धर्म। सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म। किसी भी मैट्रिक्स A को, A में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए, ट्रांसपोज से गुणा कर दी जाए,
तो हमेशा आपको एक सममित आव्यूह ही प्राप्त होगी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में, चाहे कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स ले लो। हर वर्गाकार मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या आगे रख के फिर गुणा किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने वाली मैट्रिक्स सदैव एक सममित मैट्रिक्स होगी, हमेशा एक सममित मैट्रिक्स ही बनेगी। हमेशा एक सममित आव्यूह ही बनेगी। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दिया जाए वर्ग मैट्रिक्स में से, तो हमेशा बनने वाली मैट्रिक्स एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। नंबर 2, ए कोई सममित मैट्रिक्स है। किसी सममित मैट्रिक्स को -a करने पर या उसे k से गुणा करने पर, k कोई संख्या है उससे गुणा कर दिया, या उसका ट्रांसपोज कर दिया, या उसकी पावर कर दी, या उसका इनवर्स निकाल लिया, ठीक है, या किसी मैट्रिक्स कोई बी मैट्रिक्स ली, उसके ट्रांसपोज से गुणा कर दिया आगे से और पीछे से बी से गुणा कर दिया, ये सब करने के बाद भी सममित मैट्रिक्स सममित ही रहती है। सममित मैट्रिक्स रहती है, मतलब आप ए के साथ ये सब कुछ करेंगे तो भी उसकी सममिति नहीं जाएगी, उसकी सममिति बनी रह जाएगी, है ना। ये गुण क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स सममित है, और उसके साथ आप अगर ये सब कुछ करते हैं, उसे माइनस से गुणा कर देते हैं, उसको किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, उसकी पावर कर देते हैं, उसका इनवर्स निकाल लेते हैं, या फिर आप किसी वर्ग मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज से आगे और बी से पीछे गुणा कर देते हैं, ऐसा सब कुछ करने के बावजूद भी इसकी सममिति का गुण बना रहेगा, यानी इसके बाद भी मैट्रिक्स सममित ही रहेगी। आपका जो सममिति है वो बनी रहेगी। आगे विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीजें। अगर ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, एक विषम सममित आव्यूह है, तो ए की पावर 2n करने पर जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ए की पावर सम करने पर जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित होगी। अगर कोई मैट्रिक्स विषम सममित है और उसकी घात सम कर देते हैं, मतलब 2 पावर 4 पावर 6 पावर कर देते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित सममित में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसके ऊपर पावर विषम घात रखें तो वो विषम सममित है, विषम सममित ही रहेगी, विषम सममित है, विषम सममित ही रहेगी। k से गुणा कर दिया जाए, k कोई संख्या है उससे गुणा कर दिया जाए तो विषम सममित ही रहेगी। b के ट्रांसपोज से आगे गुणा कर दिया जाए, b से पीछे गुणा कर दिया जाए तो भी विषम सममित ही रहेगी। अब दोनों में एक छोटा सा फर्क देखा आपने, सममित मैट्रिक्स पे कितनी भी पावर कर लो वो सममित ही रहती है, सममित मैट्रिक्स पे कितनी पावर कर लो वो सममित होगी, चाहे सम पावर करो चाहे विषम पावर करो, चाहे तो सम घात करो और चाहे विषम घात करो, कोई पावर की शर्त नहीं लगाई कितनी पावर आपने की है, सम या विषम कोई भी घात करो, अगर सममित है तो सममित ही रहेगी। लेकिन विषम सममित के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपने विषम सममित मैट्रिक्स के ऊपर सम घात किया तो वो सममित बन जाएगी, और विषम घात की तो वो विषम सममित बन जाएगी। ए मैट्रिक्स अगर विषम सममित है तो ए की पावर एन अगर आप करते हैं तो देखना पड़ेगा कि एन क्या है। अगर एन सम है तो आपको ए की पावर एन सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। लेकिन एन अगर विषम पावर है, अगर ए पर विषम पावर करते हो तो ए की पावर एन विषम सममित है।
अगर k से गुणा कर देते हो, k कोई संख्या है उससे गुणा कर दिया, तो भी ये विषम सममित रहेगी। अगर b की ट्रांसपोज से गुणा कर दिया, इंटू पीछे से b से गुणा कर दिया, तो भी विषम सममित ही रहेगी। विषम सममिति वाला गुण जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ खास बातें इनकी है। ए व बी दो सममित अवयव है। अगर ए व बी दो सममित अवयव है, ए भी एक सममित मैट्रिक्स है, बी भी एक सममित मैट्रिक्स है, तो इनके जोड़ने और घटाने से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सममित होगी। इन दोनों की गुणा करके, एक बार ए आगे एक बार बी पीछे, एक बार बी आगे एक बार ए पीछे, इस प्रकार से गुणा करके जोड़ेंगे तो वह भी एक सममित अवयव होगी। अगर ए और बी सममित है तो उनके जोड़ने और उनके घटाने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी सममित होगी। दोनों की गुणा करके, एक बार ए बी गुणा कर लिया, एक बार बी ए कर लिया, फिर जोड़ दिया, तो भी वो सममित होगी। लेकिन अगर घटाया तो ये विषम सममित होगी। घटाते ही विषम सममित हो जाएगी। ए बी प्लस बी ए को जोड़ा तो सममित, ए बी माइनस बी ए किया तो विषम सममित। लेकिन पहले ए और बी खुद सममित होनी चाहिए। अगर ए और बी सममित है तो ये बातें सत्य है। आगे ए गुणा बी भी एक सममित मैट्रिक्स होगी। ए सममित है, बी सममित है, तो दोनों की गुणा भी सममित होगी। ए सममित है, बी सममित है, लेकिन अच्छा शर्त और है, ए बी सममित तभी होगा जब इनकी गुणा क्रम विनिमय हो। ये बात तो रही गई। जबकि ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, क्रम विनिमयता होनी चाहिए। अगर क्रम विनिमयता होगी तो ही दो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स का गुणन सममित मैट्रिक्स आएगा। दो सममित मैट्रिक्सों का गुणन सममित मैट्रिक्स केवल तभी आएगा जब क्रम विनिमयता हो। यानी ए बी बराबर बी ए हुआ तो गुणा से जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी सममित मैट्रिक्स बनेगी। अगर वो नहीं है, ए बी बराबर बी ए नहीं है, तो फिर वापस जो ए बी आएगी उसका सममित होने की गारंटी नहीं है। शर्त के साथ समिति है। ठीक है ना, शर्त के साथ ही समिति है। नंबर 5, ए बी विषम सममित मैट्रिक्स है। अगर विषम सममित मैट्रिक्स है तो जोड़ने और घटाने पर विषम समिति प्राप्त होगी। ए बी माइनस बी ए करने पर विषम समिति प्राप्त होगी। ए बी प्लस बी ए करने पर सममित प्राप्त होगी। ए बी प्लस बी ए करने पर सममित होगी। ए बी माइनस बी ए करने पर विषम सममित होगी, और ए प्लस माइनस बी करने पर विषम सममित होगी। अगला नियम, अगर ए विषम सममित है और कोई मैट्रिक्स सी जो है वो स्तंभ मैट्रिक्स है, इतने ये रिजल्ट तो इतने याद ही मत करो, बना लो इनको तो बेहतर है। इतने रट्टा मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये फालतू के नियम तो हटा दो। छोटे 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 याद, फिर क्योंकि ज्यादा याद करना मुश्किल हो जाता है, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। नंबर 7, प्रत्येक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों में तोड़ा जा सकता है। ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, जोड़ेंगे वापस ए आ जाएगा। ये आपकी बन गई सममित मैट्रिक्स, ये बन गई सममित, और ये बन गई विषम सममित। हर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। हर मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। और वो सममित मैट्रिक्स कौन सी होगी? ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ो और 2 का भाग दे दो, उसका सममित पार्ट आ जाएगा। और उसकी विषम सममित मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों को घटाओ, एक में से ए का ट्रांसपोज घटाओ, 2 का भाग दे दो, ये विषम सममित आ जाएगी। तो एक ही मैट्रिक्स में से दो मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, एक सममित और एक विषम सममित। मान लो मैट्रिक्स के दो टुकड़े हैं, एक ही मैट्रिक्स ए के दो टुकड़े हैं, जिसमें से एक सममित मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, आ जाओ, बाकी सवाल करेंगे तो धीरे धीरे जरूरत का सामान बना भी लेंगे, है ना। जरूरत का सामान बना लेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें याद में डालना फिर ठीक नहीं है, ज्यादा चीजें याद में डालना गलत है। तो ये रही हमारी
एक एम मैट्रिक्स है, 1 2 2 3, और ये दिया हुआ है कि एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस आई टू मतलब इकाई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की मतलब 2 बाई 2 की, और बराबर दिया है 0। तो बताओ लैम्डा का मान कितना होगा, लैम्डा का मान कितना होगा, ट्राई करके देखो। तो इसमें जो जो मान आपको चाहिए वो रख दो। एक तो हमें एम स्क्वायर चाहिए, एम स्क्वायर यानी एम इंटू एम चाहिए, 1 2 2 3। मैट्रिक्सों की गुणा होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 1 और 4 5, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 6 8, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 और 6 8, फिर हो जाएगा 4 और 9 13, तो ये आ गया 5 8 8 13। ये मान यहाँ डाल दो, 5 8 8 13 माइनस लैम्डा, फिर m का मान 1 2 2 3, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 बराबर 0। घटा दो, तो पहले पहले अवयवों को घटा दो, तो पहले पहले अवयव की हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा माइनस 1, दूसरा हो जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा, 8 माइनस 2 लैम्डा 0, फिर हो जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा, फिर हो जाएगा 13 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अब ये 0 मैट्रिक्स है, इसका हर अवयव 0 होगा, तो ये बराबर 0, 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, लैम्डा बराबर आ गया 4। ये डी आंसर, ठीक है। ऐसे मान रख लो और सॉल्व कर लो, बराबर में 0 मैट्रिक्स है, बराबर 0 कर दो, लैम्डा का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है और 2 ए और 3 बी का जोड़ इतना है, इस मैट्रिक्स के बराबर है। ए और 2 बी का जोड़ इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो बताओ कि बी मैट्रिक्स किसके बराबर है। बी मैट्रिक्स का मान ज्ञात करो, बी मैट्रिक्स का मान ज्ञात करो। तो बस हमें बी का मान निकालना है, ए का विलोपन करना है। बी का मान निकालना है यानी ए का विलोपन करना है, तो ए का गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो इसे 2 से गुण, नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। नीचे वाली समीकरण को 2 से गुणा करने पर तो 2a + 3b बराबर है 2 - 1 4, 3 2 5। नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा करने पर 2a + 2b 2a + 4b। इसे 2 से गुणा करने पर 10 0 6 2 12 और 4। 2 से गुणा करने पर 10 0 6 1 2 12 4। दोनों को घटा दो। दो में से 10 गया, माइनस का 8, -1 -2 -1 से गुणा करने पर दोनों साइड 8 1 2 -1 10 -1 8 1 2 -10 अगला क्वेश्चन नंबर 3। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज 2 × 3 का है। ए की कोटि, ए मैट्रिक्स की कोटि 2 × 3 है। बी मैट्रिक्स की कोटि 3 × 2 है। सी मैट्रिक्स की कोटि 3 × 3 की है। तो बताओ इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं की जा सकती। इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी संक्रियाएं हैं जिनको नहीं किया जा सकता। साइज साइज बताया हुआ है, साइज को देख के बताओ कि क्या नहीं किया जा सकता। कौन सी ऐसी चीज है जो की नहीं जा सकती। चलो एक एक पे ट्राई करते हैं। फर्स्ट पे आते हैं। सी का साइज कितना है। सी का साइज है 3 × 3 का। इसके साथ बी की गुणा करनी है। बी का साइज क्या है। बी का साइज है 3 × 2। ठीक है, गुणा संभव है क्योंकि बीच वाले बराबर है, गुणा हो जाएगी। ठीक है, गुणा होने के बाद सी बी मैट्रिक्स बन जाएगी और सी बी का साइज हो जाएगा 3 × 2 का। यहाँ तक ठीक है। क्या इसमें ए जुड़ सकता है। ए का डैश करना है। ए का डैश करना है मतलब ए का साइज पलट जाएगा। डैश कर रहे हैं मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ए का साइज 2 × 3 है, वो 3 × 2 हो जाएगा। ए का डैश है ना, ए का डैश है मतलब ट्रांसपोज है। तो ए मैट्रिक्स का साइज अगर 2 × 3 है तो ट्रांसपोज का साइज 3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि पंक्तियां स्तंभ बन जाएंगी, स्तंभ पंक्तियां बन जाएंगे, तो नंबर बदल जाएंगे। और ये 3 × 2 है, ये 3 × 2 है, मतलब जोड़ हो जाएगा, क्योंकि समान मैट्रिक्सों का जोड़ होता है, मतलब ए संभव है। क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा संभव नहीं है, ए तो संभव है। फिर इस पे आ जाओ। बी का साइज कितना है 3 × 2 का। बी 3 × 2 का। फिर ए के साथ गुणा करना है। ए का साइज क्या है 2 × 3 का। ठीक है, तो यहीं तक रुक जाओ। गुणा हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। क्या बनेगा, बी ए बनेगा
और बी ए का साइज क्या होगा, 3 × 3 का होगा। ठीक है, आगे किससे गुणा करवानी है, सी से। लगाओ सी, इसको देखो, सी जो है वो 3 × 3 है, गुणा हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, दोनों बराबर है, गुणा संभव है, तो बी भी संभव है, बी भी हो सकता है। आगे आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, सी काम करेगा या नहीं। सी का साइज है 3 × पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। ए में क्या बी डैश जुड़ जाएगा, ए का साइज क्या है, ए का साइज है 2 × 3 प्लस बी का साइज क्या है, बी डैश का साइज क्या है, बी नहीं बी डैश चाहिए, सॉरी, बी डैश का साइज हो जाएगा 2 × 3, ये भी 2 × 3, ये भी 2 × 3, तो जोड़ तो हो जाएगा, जोड़ हो गया, जोड़ होने के बाद में उसका साइज आएगा 2 × 3 का, लेकिन हम उसका डैश कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं तो 3 × 2 हो गया, हम उसका डैश कर रहे हैं तो उसका साइज हो गया 3 × 2 का। अब फिर उसके साथ क्या करवाना है, सी की गुणा करवानी है। देखो सी की गुणा होती है, सी का साइज क्या है, सी का साइज है 3 × 3 का, और 3 से 3 काम कर रहा है, मतलब ये होगा, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब आ जाते हैं डी पर, डी में हमें कह रहा है कि ए प्लस बी डैश करो, ए प्लस बी डैश हो जाएगा, ए प्लस बी डैश हो जाएगा क्योंकि हम कर चुके, ए प्लस बी डैश हो जाएगा, और ए प्लस बी डैश का साइज आएगा 2 × 3 का। अब उसी से कह रहा है कि सी को गुणा करवाओ, और सी का साइज है 3 × 3 का, बिना डैश करवाए गुणा करवा रहा है, अब नहीं होगी क्योंकि नंबर मैच नहीं हुए, तो ये गुणा नहीं होगी, तो डी नहीं हो पाएगा, ये संक्रियाएं नहीं हो पाएगी, मतलब ए में बी डैश जुड़ जाएगा, ए में बी डैश जुड़ जाएगा, लेकिन ए प्लस बी डैश जो भी आएगा वो सी से गुणा नहीं होगा, वो गुणा रुक जाएगी बीच में, और बाकी सब में संभव है। वर्ग मैट्रिक्स ए और बी वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए का जिनके ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, हमने पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज अगर गुणा करके ट्रांसपोज कर रहे हो तो बराबर होगा ट्रांसपोज की गुणा, लेकिन क्रम बदल जाएगा, बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, ए का ट्रांसपोज उसके बाद आएगा, बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स कितनी होगी, ए मैट्रिक्स कितनी होगी, अगर आगे वाली मैट्रिक्स है, आगे वाली मैट्रिक्स है 2 1 3 2, पीछे वाली मैट्रिक्स है -3 2 5 -3, ए मैट्रिक्स कितनी होगी कि 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स आ जाए। एक तो है हम जो ऑप्शंस है उनसे ट्राई करें, ऑप्शंस को रखें बीच में, इनमें से ऑप्शन जो है उनको एज ए मैट्रिक्स रख के पता करें कि कौन ये आंसर दे रहे हैं, या फिर एक है कि हम ए मैट्रिक्स को मान ले और मान कर निकालें कि ए कितनी होनी चाहिए। बाय ऑप्शन करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि निकालने में चार चार निकालने पड़ेंगे, चार चार चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, और बाय ऑप्शन जाओगे तो सिर्फ गुणा करनी पड़ेगी।
ये आगे वाली मैट्रिक्स है 2 1 3 2, और पीछे वाली मैट्रिक्स है -3 2 5 -3। अगर हम पहले ऑप्शन ए को ट्राई करें, 1 1 1 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये आ गया 3। फिर इनकी गुणा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -10 1 3 -6 0, और फिर 15 10 0 10 -9 1। यही आना है, इसका मतलब ए ऑप्शन ही सही, ए ऑप्शन सही है। तो बाय ऑप्शन ही बेस्ट रहता, वरना ए बी सी डी मानते और फिर मान के गुणा करते, 4 समीकरण बनती, 4 समीकरण सोल्व करते, तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता। आगे एक मैट्रिक्स ए जो है वो हमें दी हुई है 0 1 0 0। बताओ बी मैट्रिक्स कौन सी हो इनमें से कि जिनकी गुणा करने पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। इनमें से बी कौन होनी चाहिए, कौन सी मैट्रिक्स बी होनी चाहिए कि गुणा करने पर जीरो आ जाए। तो इसको भी ऑप्शन से ही ट्राई करना पड़ेगा। कौन सी मैट्रिक्स हम इनमें से लें कि जिससे ए को गुणा करने पर जीरो आ जाए, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो कौन सी मैट्रिक्स है जिसे गुणा करने पर जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन से ट्राई कर लो। अगर हम इसे ट्राई करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ नहीं, जीरो नहीं आएगा। इसे ट्राई करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ये सॉरी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ नहीं, ये भी जीरो नहीं आएगा। और इसे ट्राई करें, ये भी जीरो नहीं आएगा। इसे ट्राई करें तो ये आ जाएगी 0 1 0 0। 0 0 0 और 0, ये आंसर हो गया। दोबारा से वही कि एक्स मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स एक्स से गुणा होकर ये बन जाए। दोबारा इसे भी बाय ऑप्शन से ट्राई कर लो कि ऑप्शंस क्या है, और ऑप्शन से पता कर लो। बिल्कुल सही।
तो ये पहले ए ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो 3 1 4 1, और ये -3 4 14 -13। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया माइनस का 9 + 14 यानी 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 12 -13 यानी माइनस का 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 12 14 2, 16 में से 13 गया 3, 5 -1 2 3, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही हो गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? तो जवाब है असत्य है ए, ये असत्य है, क्योंकि इसका LHS तो सही है, a² - b² है, लेकिन इसका जो RHS है वो है a + b × a - b, और जब हम इसे खोलते हैं तो ये आता है a² - ab + ba - b², जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ये तो सत्य है ही कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर वापस यही आ जाएगा। ये भी सत्य है। ये क्यों सत्य है कि ab की पावर n है ना, ab की पावर n का मतलब होगा ab गुणा ab गुणा ab गुणा ab, n बार गुणा करो, ab गुणा ab गुणा ab गुणा ab, और ab को ab के साथ n बार गुणा करो। अब इसने कहा है कि क्रम विनिमेयता है, क्रम विनिमेयता है इसका मतलब ab बराबर होगा ba, ab बराबर ba होगा, तो ab की जगह ba लिख लूं, यहाँ ab की जगह मैंने ba लिख लिया, ba × ab × ab और ab, और इन दोनों की गुणा करने पर मेरा आ जाएगा b a गुणा a a² × b, और फिर ये ab ab ab, तो ये हो जाएगा क्रम विनिमेयता है तो मैं इसे उल्टा कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a² × b², और ऐसे ही सबकी गुणा करता जाऊंगा तो a की पावर n b की पावर n, तो ये भी सत्य है। अगर हम d पे जाएं और ब्रैकेट खोलें तो ये हमारा आता है a × i प्लस a × a माइनस i × i माइनस IA, और बराबर कह रहा है 0 है, ठीक है, AI से IA कट गया, a² बराबर i आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि अगर a² बराबर i हो, एक साइड से तो ये बात कन्फर्म है, लेकिन इस साइड से ये आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस साइड की गारंटी नहीं है, इस साइड की गारंटी है कि इससे ये आएगा, लेकिन इससे वापस जाएं तो ये आएगा, ये नहीं कह सकते। तो एक साइड की गारंटी है कि इस साइड को सॉल्व करूंगा तो वो आएगा, लेकिन उस साइड को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये है ना,
ये सत्य हो गया। इसमें अच्छा, इसमें इस साइड के और देखते हैं एक बार। एक साइड तो हो गया सत्य, दोनों साइड दिया हुआ है। एक मिनट, दोनों साइड है, दूसरी साइड और ट्राई करते हैं। इस साइड से इस साइड तो आई गई, LHS से RHS तो आ ही गया। अब RHS से LHS लाते हैं, ए स्क्वायर बराबर आई है, ठीक है। दोनों तरफ AI जोड़ने पर पदों को एक तरफ करने पर कॉमन लेने पर A+I कॉमन लेने पर I-A लिखने पर माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस को उधर भेज दो, मतलब इस साइड से इस साइड को भी प्राप्त किया जा सकता है, मतलब दोनों साइड से सही है, दोनों ही सही है ये फिर। हाँ ये तो सत्य है, दोनों साइड से सत्य है। LHS से RHS भी आ रहा है और RHS से LHS भी आ रहा है। अगर ए स्क्वायर बराबर आई लेके चलूं तो ये आता है, ठीक है। तो सिर्फ गलत वाला कथन वही है, एक ही गलत है, ए वाला, यही असत्य है। अगला सवाल, इनकी गुणा होने के बाद इनकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। जब ये तीनों मैट्रिक्स से गुणा हो जाएगी और गुणा होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी कोटि क्या होगी, किस आकार की मैट्रिक्स बनेगी गुणा होने के बाद। गुणा होने के बाद माइनस जबरदस्ती ले लिया, मुझे लगा कि I-A है लेकिन उसमें A-I था, इस वजह से हो गया। हाँ क्रम विनिमेयता नहीं देता तो ए ऑप्शन भी सही हो जाता, अगर ए में क्रम विनिमेयता दी होती तो ए ऑप्शन ही ठीक हो जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो साइज है फर्स्ट वाले का, इसका साइज है आपका ये, एक पंक्ति या 3 स्तंभ है, तो इसका साइज है 1 × 3 का, इसका साइज है 3 × 3 का, ठीक है, और इसका साइज है 3 × 1 का। पहले जब इन दोनों की गुणा होगी, होगी या नहीं होगी पहले तो वो कंफर्मेशन, गुणा तो होगी, होने के बाद में क्या बनेगा, 1 × 3 बनेगी, फिर ये जाके इससे गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, होने के बाद क्या बनेगा 1 × 1, तो फाइनल साइज आएगा 1 × 1 का। 1 × 1 की मैट्रिक्स लास्ट में बनेगी, बिल्कुल सही, एकदम सही। आगे, अब A-B का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A-B का होल स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर है। क्योंकि मैट्रिक्सों में क्रम विनिमेयता नहीं होती इसलिए ध्यान रखिएगा, A-B का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये आपका आंसर है, कि A-B का स्क्वायर का मतलब है A-B को A-B से गुणा करने। A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA
प्लस बी स्क्वायर। तो डी आपका आंसर होगा। इनका गुणा करो, गुणा बराबर 0 दी गई है, तो ये जो x है इसका मान बताओ कि x का मान क्या होगा। x यहाँ पे भी है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो पहले इन दो की गुणा कर लो, फिर इनसे जो आए उसकी गुणा इसके साथ कर लेना। तो पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 0 0, ये 1 आ गया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आ गया 2 5x प्लस 3, तो 5 प्लस 5x। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया 3 प्लस एक्स प्लस 2, 5 प्लस एक्स। अब इसे गुणा करना है इस मैट्रिक्स से, तो x 1 और -2 बराबर 0। एक पंक्ति है एक ही स्तंभ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला गुणा पहला x प्लस दूसरा x प्लस 5x -10 -2x। 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 3x, 3x -5 बराबर में 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब हर अवयव 0 है। तो 3x -5 बराबर 0, x बराबर 5/3। क्या कोई गलती होगी? 4x प्लस 5 है, 4x, अच्छा 6 में से 2 गया 4x। सी आंसर हो गया। ये कोई मैट्रिक्स के अवयव को बनाने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले द्वारा आपको अवयव बनाने हैं। मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स होगी जो इस फॉर्मूले द्वारा बनेगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी जो इस फॉर्मूले द्वारा बनेगी। इनमें से कौन सही है कौन नहीं। तो इसके सारे अवयव बना लो, A11 बना लो, A12 बना लो, A21 बना लो, A22 बना लो।
पहले A11 बनाओ। A11 के लिए I का मान 1, J का मान 1, 1 1, I का मान 1, J का मान 1। तीन में से 2 गया 1, 1/2। पहला हो गया 1/2 और 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें नहीं है, तो C गलत हो गया। फिर है A12, I का मान 1, J का मान 2, माइनस का 1/2, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 2 है, ये माइनस का 1/2 है। अब बच गया B और D। वैसे तो B लग रहा है कि B आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा और खेल हो सकता है। अब यहाँ में लग रहा है कि भैया B ठीक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो क्या पता तीसरा आए, चौथा नहीं आए, तो अब यहाँ पे अटक जाता है मामला। अगर पेपर बनाने वाला थोड़ा स्मार्ट हुआ तो वो नैया डुबा सकता है ना। यहाँ पे ही मामला गड़बड़ होता है, कितनी गंभीरता से पेपर बनाते हैं। और ये जगह ऐसी है, वो खतरनाक मोड़ है जहाँ एक्सीडेंट पक्का हो। आ गया 2, मैच कर गया A22। ये लो, कुछ भी गड़बड़ नहीं की इसने, लेकिन चाहता तो यहाँ पे खेल खेला जा सकता था, दिमाग से खेला जा सकता था। यहाँ चाहता तो दिमाग से खेल सकता था। अगर पेपर बनाने वाले ने यहाँ पे चौथा नंबर जो है वो चेंज कर दिया होता, चौथा में 1 की जगह 2 कर दिया होता, इतने में एक बड़ी मात्रा में लोगों के सवाल गलत हो जाते, क्योंकि लोग 1 निकालते, 2 निकालते, 1 निकालते, 2 निकालते, 3 निकालते, 4 निकालने वाला कोई इक्का दुक्का ही होता, तो वो बाकी सबको ले बैठता है ना। यही मैं कहता हूँ, पेपर बनाने वाले पे सब कुछ निर्भर करता है कि पेपर कैसे बनाता है। वो टफ सवाल बनाने की जरूरत नहीं होती, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत टफ सवाल की उम्मीद मत करो, कि ज्यादा टफ बनाने नहीं, थोड़ा सा ट्रिक डालो, थोड़ा सा खेल करो सवालों के साथ, इतने में बच्चे फंस जाते हैं। इतने में बच्चे, नॉर्मल बच्चा फंस जाएगा, आराम से फंसा सकते हो आप लोग। ये थोड़ा सा, ये नहीं बहुत टफ सवाल डालना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालना है, नहीं, हल्का हल्का सा बारीक सा चेंज कर दो, इतना किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा, इतने में गलत हो जाएगा। फालतू में लंबे लंबे सवाल डालते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा सही है? A² बराबर I है या A बराबर -1I है? नहीं, A बराबर -1 तो नहीं है, A बराबर -I तो नहीं है। ये इकाई मैट्रिक्स को माइनस से गुणा करने पर A नहीं आएगा, क्योंकि तब यहाँ पे -1 -1 -1 आएगा, ना कि यहाँ आएगा। तो A ऑप्शन ये ठीक लगा मुझे तो। देखो देखो, A ही है क्या? A² बराबर I। ठीक है, A² बराबर I, स्क्वायर करने पर, क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है कि ये पहली पंक्ति है, अब ये पहली पंक्ति जाके पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 1 आ जाएगा। एक मैट्रिक्स A है, उसको K से गुणा किया तो ये मैट्रिक्स बन गई। तो बताओ K का, A का और B का मान कितना है? क्वेश्चन कह रहा है कि A मैट्रिक्स दी हुई है, उसको K से गुणा किया, K से गुणा करने पर वो मैट्रिक्स बन गई। बताओ A, B और K का मान कितना है?
ए बी और के का मान कितना है। देखो, इसको के से गुणा करोगे, के ए बराबर हो जाएगा 0, 2 के, 3 के, -4 के, ये आएगा हमारे, तो ये आएगा, और दिया हुआ हमें ये, इसे बराबर कर दो, 0, 3a, 2b और 24, ये हमें दिया हुआ है, ये इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, तुलना कर लो, 2 के बराबर 3a, यानी के बराबर 3a बटा 2, या a बराबर 2 के बटा 3, यहाँ से 3 के बराबर 2b, b बराबर 3 के बटा 2, -4 के बराबर 24, के बराबर -6, के का मान -6 रखने पर b बराबर -9, के बराबर -6 रखने पर a बराबर -4, तो -4 -9, के का -6 -4 -9, ये हो गया। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे और मैट्रिक्स के बारे में और सारणिक के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, और सवालों को सॉल्व करेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा, पुराने वाले लेक्चर देखते रहिएगा, वो भी देखिएगा, ये भी देखिएगा। फाउंडेशन अपने हिसाब से आप फाउंडेशन भी देख सकते हैं, अगर आपको वहाँ कुछ कमी लगती है, कुछ ऐसा है जो लगता है कि डाउटफुल है, कुछ बेसिक में दिक्कत है, कंसेप्ट में दिक्कत है, तो फाउंडेशन लेक्चर भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे अलग सवालों का सेट है, अलग सेट है, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी, आरबीएससी, एसआर सैनी वो पढ़ाए हुए हैं, तो उनके सवाल अलग है। फिर फर्स्ट टाइम जो कराए हुए हैं वो सवाल अलग है, इस बार करवा रहा हूँ वो सवाल अलग है, तो अलग अलग सवालों पे आपको अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, तो कई जगह आपको फायदा मिलेगा, है ना। कुछ चीजें वहाँ अच्छी है, कुछ चीजें फर्स्ट वाले में अच्छी थी, कुछ अब इस वाले में अच्छी है, और कुछ अब अगले वाले में जब नेक्स्ट टाइम कोर्स होगा, क्योंकि तीसरी बार जब कोर्स होगा जुलाई के बाद में, जब जुलाई में ये खत्म हो जाएगा, जब थर्ड टाइम शुरू होगा तो फिर एक बार और आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो वो चौथी बार हो जाएगा, फाउंडेशन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और वो चौथी बार हो रहा होगा वैसे तो, और वैसे देखें कंपटीशन के हिसाब से तो तीसरी बार हो रहा होगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से।